के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। ये क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण रहनी ही है, साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं और जिस एग्ज़ाम में जनरल साइंस आती है कक्षा 10 तक की, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे अभी जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं पशु परीक्षक की भर्ती के, तो उसमें भी जनरल साइंस आने वाली है, सामान्य विज्ञान, तो उन बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो वो भी देखें और इस क्लास को सभी के पास शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपना पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न के उत्तर सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखना है इनका, और कंपटीशन वालों को मार्कशीट में भरना होता है। तो पहला प्रश्न है, एंजाइमों द्वारा भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शनों में से बताइए कहाँ पर भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा ऑप्शन है मुंह, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत और चौथा ऑप्शन है बड़ी आंत। तो बताइए कि अपने भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है। तो देखिए, अपने भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पाचन कहाँ पे होगा? छोटी आंत में होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एकदम। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, और दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिकाओं के बीच मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका तंत्र में 2 तंत्रिकाएं होती हैं, आपस में बहुत सारी तंत्रिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं लगातार आगे पीछे। तो 2 तंत्रिकाओं के बीच का जो मध्य खाली स्थान होता है, यानी कि जहां 2 तंत्रिकाएं जुड़ती हैं, उस स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही रहेगा, सिनेप्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट राइट रहेगा। यस, तो इसके अंदर यहाँ पे बेटा सिनेप्स रहेगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही है एकदम। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करें तीसरा प्रश्न की। तो विकसित पत्तियों एवं फलों को झड़ने में सहायक हैं। विकसित पत्तियां और जो फल हैं उनको झड़ने में कौन सा हार्मोन सहायक है? यहाँ पे 4 पादप हार्मोन दे रखे हैं। तो बताइए इन 4 पादप हार्मोन में से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो झड़ने में सहायता करता है फलों को और पत्तियों को? तो वो होता है बेटा एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। एब्सिसिक एसिड जो है वो झड़ने में सहायक होता है, क्योंकि बाकी ये जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, ये हार्मोन अलग हैं, इनसे वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन होता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक अम्ल है, इससे क्या होता है? ये एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, इसलिए पत्तियां और फल इससे झड़ेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है अपना कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, किस पौधे पर किए थे? तो देखिए बेटा, चौथा प्रश्न का उत्तर होगा मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे, यानी कौन से पौधे पे किए थे? तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो किए थे मटर के पौधे पे, यानी ऑप्शन 20 में सही रहेगा। कौन से पौधे पे? मटर के पौधे पे। तो ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मटर के पौधे पे किया था। पांचवा प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो दर्पण कौन सा है आपको ये बताना है। ये ऐसे कह रहा है कि चाहे दर्पण से वस्तु कितनी ही दूर हो लेकिन उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो देखो, ऐसा दर्पण एक तो समतल दर्पण हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और एक होता है दर्पण उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है वो भी सदैव सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही बन रहे हैं, समतल और उत्तल। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें समतल और उत्तल दोनों हो, यानी कि ऑप्शन डी जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि या तो वो कैसा होगा, समतल होगा, या फिर वो उत्तल होगा। तो ये डी वाला ऑप्शन एकदम सही है कि समतल दर्पण में भी ऐसा दिखेगा और उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही दिखेगा, सीधा प्रतिबिंब दिखेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि मानव नेत्र जो है अपना आँख, इसके अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो पहले मैं बता दूं आपको कि अपने मानव नेत्र में
उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अब बताइए आपकी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है कि सामान्य रहता है या कुछ नहीं होता है? तो देखिए, जब चालक तार का हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ने के साथ ही चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम राइट रहेगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए एकदम राइट है कि चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास में, और नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, और श्रेणी क्रम में जब हम कुल प्रतिरोध निकालते हैं या तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो जो प्रतिरोध जोड़ते हैं उनको डायरेक्टली ही जोड़ते हैं। जैसे 10 ओम और 20 ओम, तो इनको सीधे जोड़ते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 10 और 20 दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो 30 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है, 30 ओम हो जाएगा इसका आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन है ये कि इस अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको ऊष्माक्षेपी कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी सही है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए बताइए कौन सी औषधि का उपचार होगा? तो अपच का उपचार करने के लिए जो एंटा एसिड हैं इसका प्रयोग करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी, एंटा एसिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। एंटा एसिड ऑप्शन इसमें एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न होता है अपना, धातुओं का कौन सा गुण घंटी एवं संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार एवं वायलिन के तार बनाने में उपयोगी है? तो आपको यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन सा गुण है जो तार बनाने में उपयोगी होता है, यानी कि धातुओं का ऐसा गुण बताना है जिसकी वजह से हम तार बनाते हैं। तो तन्यता जो होता है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तार बनाने का मतलब हम कौन सा गुण काम में ले रहे हैं? तन्यता गुण काम में ले रहे हैं। तार बनाने का मतलब तन्यता गुण काम में ले रहे हैं। ध्वनिकता का मतलब तो होता है कि ध्वनि उत्पन्न होती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि भाई उसके पीट करके चोट मारने से वो चपटी हो जाएगी धातु और चद्र बना सकते हैं। चालकता का मतलब होता है कि भाई उसके अंदर विद्युत का चालन होता है। तो यहाँ पे तन्यता ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अपना, सीएनजी का प्रमुख घटक है। आपको सीएनजी जो गैस होती है उसका प्रमुख घटक बताना है कि सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है। तो देखिए बेटा, सीएनजी के अंदर मेथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मेथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, मेथेन। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो अम्ल होता है उसका पीएच कितना हो सकता है? ये होता है बेटा 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। अब देखिए 7 से कम को कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी देखो, ये लिखा हुआ है 7 से कम की पीएच कितनी होगी? 7 से कम। ओके, चल नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न अपना है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो देखिए मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होगा यीस्ट में। किसमें होगा? यीस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यीस्ट में ऐसा होगा। यानी कि यीस्ट में क्या होगा? एक छोटा सा बड़ निकलेगी, मुकुलन निकलेगा, कलिका निकलेगी जिसको हम मुकुल कहेंगे, और मुकुलन द्वारा इसमें जनन होता है। अगला प्रश्न है, एक सीधी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक पैटर्न में जम जाती है। किसमें जम जाती हैं? एक पैटर्न के अंदर जम जाती हैं। तो वो जो एक पैटर्न है वो कैसा बनेगा?
सकेंद्रीय वृत्त बनेगा, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, सकेंद्रीय वृत्त बन जाएगा। यानी कि एक जो तार है उसके चारों तरफ सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, उन सकेंद्रीय वृत्तों के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो है अपने पास में, क्योंकि 15 प्रश्न अवैधता के पूरे हो गए, अब कुछ 4-5 जो अपने रिक्त स्थान आने वाले हैं वैसे 7 आते हैं, तो ये 7 रिक्त स्थान यहाँ पे दे रखे हैं। अच्छा, जो कंपटीशन एग्जाम वाले हैं ये सोच रहे होंगे कि सर हम रिक्त स्थान क्यों पढ़े, तो देखिए बेटा रिक्त स्थान भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की गिनती में ही आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अंतर इतना सा है। आपको अगर ये डायरेक्टली याद है तो आपको इनके सामने ऑप्शन दे रखे होंगे तो भी आप इनको सही कर दोगे, तो इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए वैसे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनमें भी हमारे को सही आंसर पता होना चाहिए, तो यहाँ पे भी तो सही आंसर ही पता होना चाहिए, तो ये भी ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपको ये भी याद कर लेने चाहिए। देखो भाई, पहला रिक्त स्थान है जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है जीवन की निरंतरता के लिए, तो देखिए जीवन की निरंतरता के लिए यानी कि जीवन निरंतर बना रहे, इसके लिए क्या आवश्यक है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो आवश्यक है, तो वो होती है जनन, या फिर जिसको हम प्रजनन कहते हैं, तो वो जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा रिक्त स्थान एक अधातु कौन सी है जो विद्युत की अच्छी सुचालक है, बताओ, तो इसके अंदर आपको अधातु बतानी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेफाइट। दूसरे के अंदर क्या आएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा कि भाई ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं, और एक अधातु भी है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तीसरे की, तो अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। अमीबा के अंदर अलैंगिक जनन की विधि जो होती है वो होती है द्विविखंडन। क्या होती है, द्विविखंडन इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला चौथा अपना है कि क्षारीय विलयन का पीएच हमेशा 7 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्षारीय विलयन है यानी कि क्षार है, तो क्षार का जो पीएच होता है वो हमेशा 7 से अधिक होगा। कितना होगा, अधिक होगा। यहाँ इसमें आपको लिखना है अधिक होगा, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और नोट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चला जाता है तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं कि अपवर्तन कहते हैं, ये बात इसमें लिखनी है। तो जब प्रकाश किसी एक सतह से टकरा करके वापस इसी माध्यम में लौट रहा है, टकरा करके वापस लौट रहा है, तो इसको हम परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे परावर्तन आप लिख दोगे। अगला प्रश्न है, ओम का नियम नियत की अवस्था में लागू होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ओम का नियम कब लगेगा, जब आप उसकी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखोगे, तो यहाँ पे आएगा नियत भौतिक अवस्था, है ना, यानी कि जैसे कि नियत ताप, है ना, नियत तापमान की अवस्था होनी चाहिए, नियत दाब होना चाहिए, और यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो भी बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो भौतिक अवस्थाएं समान रखनी है, चालक तार की लंबाई समान रखनी है, तब यहाँ पे ये लागू होगा। और लास्ट रिक्त स्थान है कि वायु, प्रकाश, ताप, दाब, मृदा, नमी आदि पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं। तो आपको इसमें बताना है कि ये पारिस्थितिक तंत्र के कौन से घटक हैं। तो बताइए ये जैविक घटक होंगे या अजैविक घटक होंगे, क्योंकि ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए अजैविक घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं, अजैविक या फिर अजैव घटक होते हैं। तो इस प्रकार से आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, और आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो नई क्लास आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप क्लास देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।